फ्रेंड्स, आज हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में सीखेंगे। हम लोग डेली बेसिस पे सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, हमें मालूम भी नहीं पड़ता। न केवल बिजनेस कम्युनिटी बल्कि आम जनता भी डेली बेसिस पे 25, 50, 100 कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करती है। जैसे कि हमने एक टेलर को अपना कपड़ा दिया सिलने के लिए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम एक रिक्शे पे बैठे कहीं जाने के लिए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हम एक मेडिसिन शॉप पे गए कुछ दवा खरीदने के लिए, वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। हमने कहीं से सब्जी खरीदी तो वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो इसमें दो या दो से अधिक पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व होता है। हमें मालूम नहीं पड़ता लेकिन होता है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट को जनरली लोग समझते हैं कि राइटिंग में जो होगा वही कॉन्ट्रैक्ट है। वर्बल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स के प्रावधान लागू होते हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है कि प्रॉमिस होता है और उसका परफॉर्मेंस करना होता है। प्रॉमिस, कुछ पार्टीज ने प्रॉमिस किया, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कुछ प्रॉमिस किया, दूसरी पार्टी ने पहली पार्टी से कुछ प्रॉमिस किया। उन दोनों को अपने प्रॉमिस को परफॉर्म करना होता है और जस्ट इन केस किसी ने परफॉर्म नहीं किया तो इसका लीगली इन्फोर्स कराया जा सकता है, उससे उसको परफॉर्म करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वो दोनों पार्टियां उस कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस से बंधी होती हैं। उसको डिविएट नहीं कर सकती बिना दूसरे की मर्जी के। और इसलिए इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो एक एक्ट तो चाहिए, एक कानून तो चाहिए जिसके बेसिस पे इन सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रेगुलेट किया जा सके। नहीं तो बहुत एनार्की की स्थिति हो जाएगी और फिर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स को पे रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे लगेंगे? कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने को कर लेगा। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बनाया जो 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था और ये पूरे भारतवर्ष पे लागू है। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर के अरुणाचल तक पूरे भारतवर्ष पे लागू है। लेकिन कुछ और भी एक्ट्स हैं, कुछ और भी कानून है जो कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करते हैं, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, ये सब लेकिन कुछ स्पेशल प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करते हैं, उनके विषय में प्रावधान देते हैं। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे? उन टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पे, मान लीजिए हमने इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान उस पर लागू नहीं होंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर इंश्योरेंस एक्ट में कुछ किसी मुद्दे पे कोई स्पेसिफिक प्रावधान दिया हुआ है तो फिर इंश्योरेंस एक्ट का प्रावधान वहां पे उस मुद्दे पे लागू होगा। और इंश्योरेंस एक्ट में इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए किसी एक पर्टिकुलर मैटर पे कोई प्रावधान नहीं दिया है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान उस पर लागू होगा। तो ये जो स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनके लिए अलग अलग एक्ट्स हैं, अलग कानून है, उसके ऊपर भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान लागू होंगे बशर्ते उन एक्ट्स में कोई स्पेसिफिक प्रावधान उस पर्पस के लिए न दिया हो। अगर दिया है तो फिर वही उसी एक्ट का प्रावधान लागू होगा और नहीं दिया है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान लागू होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि जैसे एक हाँ, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट दो या दो से अधिक लोगों के बीच में हुआ है और तो हमें चेक क्या करना है? हमें चेक ये करना है कि क्या ये किसी स्पेसिफिक एक्ट के क्या स्पेसिफिक एक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए, जैसे पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इंश्योरेंस एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर है, जैसे पार्टनरशिप एक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक अलग से एक्ट है, तो फिर जो मैटर जिसमें स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए हैं उस पे वो प्रोविजंस लागू होंगे, उस एक्ट के ही प्रोविजंस लागू होंगे। अगर किसी मैटर पे कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हुए हैं तो उस एक्ट के प्रावधान लागू होंगे। और अगर नहीं दिया है
तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का प्रावधान उस कॉन्ट्रैक्ट पे लागू होगा। और अगर कोई स्पेसिफिक एक्ट है ही नहीं तो फिर एंटायरली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रावधान लागू होंगे उसमें। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा कि डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट की, कॉन्ट्रैक्ट है क्या। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2H में। सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ही छोटी सी। एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। दो ही मेन टर्म्स है इसमें, एक है एग्रीमेंट, एक है एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एग्रीमेंट हो और वो एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, तो अगर एग्रीमेंट है लेकिन एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ के मतलब, एनफोर्सिबल बाय लॉ का मतलब होता है लीगल ऑब्लिगेशन दोनों पार्टीज के ऊपर हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करे। और अगर वो नहीं करती है कोई भी एक पार्टी तो दूसरी पार्टी कोर्ट के थ्रू उसको कंप्लाई करने के लिए बाध्य कर सकती है। तो अब हम लोग दोनों टर्म्स को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। पहला टर्म क्या था, एग्रीमेंट, दूसरा टर्म था एनफोर्सिबल बाय लॉ। पहला स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट। पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं एग्रीमेंट। उससे पहले हम लोग प्रॉमिस को पढ़ेंगे। प्रॉमिस भी एग्रीमेंट ही है। सेक्शन 2B में ये डिफाइन किया गया है, when a person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. A proposal when accepted becomes a promise. तो कोई भी जिस व्यक्ति को प्रपोजल दिया गया है वो अगर उसको एक्सेप्ट कर ले तो ये एक प्रॉमिस बन जाता है। A proposal when accepted becomes a promise। ठीक है, सिमिलरली एग्रीमेंट की भी डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2E में। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। सारे प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन हो। एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को स्कूटर बेचने का एग्रीमेंट किया तो एक मान लीजिए 10,000 रुपए में, तो एक व्यक्ति को स्कूटर मिलेगा, एक व्यक्ति को 10,000 रुपए मिलेंगे। तो ये कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, कुछ ना कुछ दोनों को मिल रहा है, तो ये एक एग्रीमेंट है। प्रॉमिस और एग्रीमेंट में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही टर्म्स है। और एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस इज एन एग्रीमेंट। तो मतलब कि ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला दिया जाए, ऑफर और एक्सेप्टेंस मिला दिया जाए तो वो एग्रीमेंट बन जाएगा। ऑफर दिया किसी ने, दूसरे ने, अगले ने एक्सेप्ट कर लिया तो वो एग्रीमेंट बन गया। अभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है क्योंकि अभी पता नहीं ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है कि नहीं है। अगर एनफोर्सिबल बाय लॉ भी होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि कोई भी व्यक्ति अपने आप के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। मतलब एक से अधिक व्यक्ति होना जरूरी है, कम से कम दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक अकेला व्यक्ति अपने आप के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता। और सेकेंडली जो दो व्यक्ति या दो से अधिक व्यक्ति हैं वो एक मुद्दे पे उसी सेंस में एग्री करें। एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं अपना मोटरसाइकिल तो आपको बेचूंगा, दूसरा समझ रहा है कि वो मुझे स्कूटर बेचने की ऑफर दे रहा है, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि अगला मोटरसाइकिल बेचने की ऑफर कर रहा है और दूसरा स्कूटर समझ के उसको एक्सेप्ट कर रहा है।
तो दोनों अलग अलग चीजों के बारे में सोच रहे हैं, तो ये एग्रीमेंट नहीं हो पाएगा। ये तो हो गया एग्रीमेंट। अब आ जाता है अगला टर्म, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। तो एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब वो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल हो। बहुत सारे एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल ही नहीं होते हैं, जैसे सोशल एग्रीमेंट। मैंने अपने दोस्त से एग्रीमेंट किया कि आज शाम को हम लोग क्रिकेट खेलेंगे, ठीक है, तो वो तो, ये एग्रीमेंट तो है, शाम को दोस्त आया ही नहीं क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्या मैं ये लॉ से एनफोर्स करा पा सकता हूं कि हमने एग्रीमेंट किया था, ये इसने कहा था, इसने वादा किया था कि ये आएगा शाम को क्रिकेट खेलने, तो ये आया ही नहीं, तो मैं क्या कोर्ट के थ्रू ये एनफोर्स कर सकता हूं कि वो आए? नहीं कर सकता, ये सोशल एग्रीमेंट है। तो चूंकि एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट है, ठीक है। तो एग्रीमेंट बहुत वाइड टर्म है, कॉन्ट्रैक्ट एक छोटा टर्म है। इसको भी हम डायग्राम्स के माध्यम से सीखेंगे कि अगर मैंने किसी व्यक्ति से ये एग्रीमेंट किया कि मैं आपको अपने स्कूटर बेचूंगा 15,000 में, और उसने एक्सेप्ट किया, तो ये एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है, ये इसमें ये एनफोर्सिबल बाय लॉ है ये एग्रीमेंट, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर वो अगला स्कूटर देने के बजाय बाद पैसे नहीं देता है, तो ये कोर्ट के थ्रू हम उससे पैसे वसूल सकते हैं। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है ये। इसी तरीके से रिलीजियस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मॉरल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, सॉरी रिलीजियस एग्रीमेंट्स होते हैं, मॉरल एग्रीमेंट्स होते हैं, जो कि एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं होते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते कभी भी, क्योंकि केवल एग्रीमेंट है, एनफोर्सिबल बाय लॉ है ही नहीं। तो इन ऑल हम ये समझेंगे कि सारी कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। और कॉन्ट्रैक्ट है मतलब ऑब्वियसली वो एग्रीमेंट रहा होगा, तभी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बना। एग्रीमेंट रहा होगा प्लस एनफोर्सिबल बाय लॉ रहा होगा, तब जाके ना वो एग्रीमेंट बना। तो ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, एंड बट all contracts are agreements, but all agreements are not contracts. सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो सकते, क्योंकि हो सकता है उसमें से कुछ एग्रीमेंट ऐसे हो जो एनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाए। और अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो ऑब्वियसली वो एग्रीमेंट होगा ही होगा, क्योंकि उसमें बिना एग्रीमेंट के तो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा डायग्राम्स के माध्यम से भी, जो अभी हमने पढ़ा उसको थोड़ा डायग्राम के माध्यम से भी समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी ऑफर प्रपोजल अगर जब एक्सेप्ट कर ली जाती है, तो वो प्रॉमिस या एग्रीमेंट बन जाती है। ऑफर प्रपोजल सिमिलर टर्म्स हैं और प्रॉमिस एग्रीमेंट सिमिलर टर्म्स हैं। ऑफर जब एक्सेप्ट कर ली तो वो एग्रीमेंट बन गया, और एग्रीमेंट अगर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तो एग्रीमेंट हो जाएगा, ऑफर और एक्सेप्टेंस होगी तो प्रॉमिस हो जाएगा, क्योंकि प्रॉमिस और एग्रीमेंट एक ही टर्म है। एक और चीज है, अभी जो हमने जस्ट सुना था कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स, बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये डायग्राम देखिए, इसमें जो ये शेडेड पोर्शन है ये एग्रीमेंट तो है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट और ये पूरा पोर्शन एग्रीमेंट है, लेकिन इसमें से केवल इतना पोर्शन ही कॉन्ट्रैक्ट है। ये जो शेडेड पोर्शन है ये एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं था, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में नहीं आ पाया। ये जो कॉन्ट्रैक्ट वाला पोर्शन है, तो ये एनफोर्सिबल बाय लॉ भी था, ये एग्रीमेंट भी था, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट बन गया। तो आप देख रहे हैं एग्रीमेंट का स्क्वायर बड़ा है और कॉन्ट्रैक्ट का स्क्वायर छोटा है। तो एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट एक स्मॉलर टर्म है।
एक और डायग्राम हम लोग देख लेंगे जरा सा लास्ट इसमें, इस कॉन्सेप्ट में, कि कोई एग्रीमेंट बना तो हम चेक करेंगे कि क्या कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। हाँ क्रिएट कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, नहीं कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, एग्रीमेंट ही रह जाएगा।